subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं किस तरीके से हम कोरिलेशन स्प्लाइस करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन स्प्लाइस करते हैं। अगर आपका जो दो वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उनके बीच में किस तरीके से लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करके हम लोग रिग्रेशन करते हैं और आपके जो एक्स या वाई की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर वेरिएबल। तो सेम आपका कॉन्सेप्ट है, बट इसमें आपका मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। तो किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्रेडिक्शन है, अगर हम किसी मल्टीपल वेरिएबल से या डिपेंडेंट वेरिएबल से करें तो उससे हम एक तरीके से मल्टीपल रिग्रेशन बोल सकते हैं, जो कि हम फॉर्मूला बेस पे सीखने वाले हैं। ये वीडियो का टॉपिक बेसिकली आपके अगर फार्मेसी के हैं तो 8th सेमेस्टर में जो बायोस्टेट और आरएम सब्जेक्ट हैं उसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा अगर आपका पीजी है, एम फार्मा है या पीएचडी है, उसमें जो आरएम सब्जेक्ट है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। So if you want to watch my previous videos regarding the biostat और RM, you can check description box below और by using this link। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic। So regression analysis। So basically आपका जो correlation है वो किसी भी दो वेरिएबल या बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी जो डायरेक्शन है, साथ में जो स्ट्रेंथ है या डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, उसको स्टेबलाइज करता है। बट जो रिग्रेशन एनालिसिस है, इट हेल्प्स टू एस्टिमेट द प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल गिवन बाय द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो आपके रिग्रेशन से हम ये सीखते हैं कि हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के वैल्यू से प्रेडिक्ट कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन और सिंपल रिग्रेशन मेथड्स और लिस्ट स्क्वायर मेथड। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे तब उस केस में हम जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। इसमें आपके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से एस्टिमेट करते हैं। सो प्रेडिक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ वन dependent variable by available multiple independent variable is known as the multiple regression analysis। सपोज पहले के केस में अगर हम बात करें दो वेरिएबल केस में, जहाँ पे एक आपका x और y था, यहाँ पे y है और x है। ये मार्क्स है जो एक तरीके से हमारा इंडिपेंडेंट है, सॉरी ये आपका डिपेंडेंट है और ये हमारा है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वेरिएबल्स हैं। तो इस केस में मार्क्स 2, 4, 6, 8, 10 ये आपके मार्क्स हैं। ये हमारा है स्टडी हावर कि अगर 3 घंटा पढ़ेगा तो 2 मार्क्स लाएगा। इस तरीके से 3, 4, 6, 7, 9, ठीक। तो इस केस में अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उस केस में y ऑन x, अगर हम y की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, प्रेडिक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ x वेरिएबल या x वैल्यू, तो उस केस में y ऑन x, सो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यह हमारा फार्मूला था। अब इसमें y और a और b कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस 1 and 2, ठीक है। समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ x प्लस बी समेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं, जहाँ पे n क्या है, n हमारा सैंपल नंबर है, a और b हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, जो एक तरीके से a हमारा कांस्टेंट है, b हमारा स्लोप का वैल्यू है, ये हमारा एक क्या है, y इंटरसेप्ट है या x इंटरसेप्ट है, ठीक, डिपेंड करता है किस तरह से ग्राफ है, ठीक। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हों, ये y का जो मार्क्स है जो एक तरीके से फिर क्या होगा, ये आपका डिपेंडेंट होगा और ये दोनों x1 और x2, यहाँ पे x1 और x2 क्या होंगे, बोथ आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। तो उस केस में हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको डिटेल समझ में आ सके किस तरीके से फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये हमारा है इंडिपेंडेंट, ठीक। तो एक हमारा है स्टडी हावर और एक हमारा क्लास, कितना वो क्लास कर रहा है और कितना वो घर में पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इन दोनों से हमारा मार्क्स अफेक्ट हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा डाटा हमको दिया रहेगा। अब हमको निकालना है, अगर हम 2 घंटा, क्वेश्चन ऐसा रहता है कि अगर आप, ये आपका डेटा है, अगर आप जो हैं 4 आवर आप जो हैं घर में पढ़ाई करोगे और आप मान लो 7 क्लास अटेंड करोगे, तो आपके मार्क्स कितने
जो मार्क्स हैं, जो क्या है मार्क्स हैं, वो कितने आ सकते हैं या आएंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, आगे हम देखेंगे। सो y ऑन x1 एंड x2, क्योंकि y की जो है आपके x1 और x2 पे डिपेंड कर रहा है। तो y इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, जहाँ पे b1 और b2 आपके स्लोप हैं, उनके रिलेशनशिप का, प्लस ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब दिस मॉडल शुड बी रिलेवेंट एंड रिलायबल। द मॉडल शुड बी लीनियर, वेरिएबल मस्ट हैव द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पर्पस ऑफ द कांस्टेंट a is denoted the dependent variable value in case the when the values of independent variable turns to 0। अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y है, अगर वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो x1 है और x2 का जो वेरिएबल्स हैं उनका जो b है, b1 और b2 क्या होंगे, उस केस में b1 और b2 जीरो हो जाएंगे। तो कम से कम आपके पास a की वैल्यू रहेगी जो कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो y ऑन x1 एंड x2 फार्मूला हमारा ये था, मेन जो अपना इक्वेशन था जिसे हमें निकालना है। तो y और x1 और x2, तो यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू हमको दिया रहेगा, हमको निकालना है y की वैल्यू। तो इससे पहले हमको a की वैल्यू, b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो ये है क्या, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू na प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे na प्लस b1 और समेशन ऑफ x1 था, यहाँ पे 2 है इसलिए b1 x1 और b2 x2 होगा। अब समेशन ऑफ x या y x1, यहाँ 2 वेरिएबल हैं इसलिए x1, इसमें क्या होगा, a समेशन ऑफ x1 प्लस b1 समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस b2 समेशन ऑफ x1 एंड x2। सेम समेशन ऑफ y x2, उस केस में समेशन a समेशन ऑफ x2 प्लस b1 समेशन ऑफ x1 एंड x2 एंड b2 प्लस b2 समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है, अब हमारे पास y है, x1 है और x2 है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इस x1 की वैल्यू, इस x2 की वैल्यू, समेशन में आपके x1 स्क्वायर की वैल्यू, x2 स्क्वायर की वैल्यू और हमारा x1 और x2 की वैल्यू। तो इसके लिए हमको जो टेबल है वो इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। ये हमारा y x1 x2, y x1 y x2 है ना, क्योंकि ये भी हमको निकालना है ना, इस फार्मूला पे यहाँ पे y है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो ये सब हमको निकालना पड़ेगा, तो इतना हमको फार्मूला पे लाना पड़ेगा ना टेबल पे। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, y x1 y x2 और x1 x2 y स्क्वायर x स्क्वायर और x2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब y जो है, जो दिया रहेगा हमारा मार्क्स, ये हमारा x1 का नंबर है, ये हमारा x2 का नंबर है, इनको कर दीजिए सम। ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू समेशन है, तो y समेशन ऑफ y क्या हो गया 30, है ना। यहाँ पे क्या है लिख दी, आप इसको अलग से नोट कर दीजिए, क्या हो गया हमारा 30। समेशन ऑफ x1 क्या हो गया हमारा 29, समेशन ऑफ x2 क्या हो गया हमारा 20। इस तरह के समेशन ऑफ क्या है, ये समेशन ऑफ y x1 है, ये समेशन ऑफ y x2 है, ये हमारा समेशन ऑफ x1 और x2 है। ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसे छोड़ दिए हैं। ठीक है, अगर हमको x की वैल्यू निकालनी रहती तो पड़ती, बट यहाँ पे हमको निकालना है y की वैल्यू, इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी जो पड़ेगी समेशन ऑफ x1, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर और ये हमारा समेशन ऑफ x2 स्क्वायर। तो इसको आप कंप्लीटली नोट कर लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो। इस फार्मूला, जो फार्मूला हमको दिया हुआ है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, उस पर आपको पुट करना है इन वैल्यूज़ को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3, इसमें हम उन वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पहला क्या है, समेशन ऑफ y जहाँ पे 30 है ना, 30 प्लस 5 पे 5 क्या है na, n क्या था नंबर ऑफ सैंपल, यहाँ पे सैंपल कितने हैं 5 सैंपल, इसलिए na प्लस 29 b1 प्लस 20 b2, ये क्या है हमारा 29, ये हमारा है समेशन ऑफ x1 और ये क्या हमारा b2 समेशन ऑफ x2। ठीक है, तो सेम आप बस
पहले केस में आप इन फार्मूला को याद रखिए, इन फार्मूला पे इनके वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए जहाँ पे जो वैल्यू हैं। तो आपको आएगा 204 इज इक्वल टू 29 ए प्लस 191 B1 प्लस 131 B2 और इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा 140 इज इक्वल टू 20 ए प्लस 131 B1 प्लस 90 B2। अब करना क्या है, अब पहले केस में इक्वेशन इनको सॉल्व कीजिए, फिर इनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो आप इसको पुट कर दीजिए 30 पहला इक्वेशन को, है ना, और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको करना क्या रहता है, जैसे कि सेम हमने किया था पहले सिंपल जो आपके सिंपल लीनियर लिस्ट स्क्वायर मेथड पे, कि इन दोनों में से एक को हमको काटना है, तो इन दोनों को इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल करेंगे, अगर हम जाहिर सी बात है 29/5 कर देंगे, जो आंसर आएगा 5.8। तो इस 5.8 को इस इक्वेशन नंबर 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये 29 हो जाएगा, होगा ना। तो इस केस में जो इक्वेशन नंबर ये है वो बन जाएगा आपका ये, ठीक। क्या बनेगा ये बनेगा 174, मतलब 30 इंटू 5.8 174, 29A इसका हो जाएगा 168.2 B1, इसका होगा हमारा 160 B2। अब इस केस में देखिए ये जो है हमारा बन गया हमारा इक्वेशन। अब इनको आप कर दीजिए माइनस, है ना, जब आप हम लोग उसको यूज कर लेते थोड़ा सा। अब जो हैं मान लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे हम करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा। अब इसको माइनस क्या होगा -30, इनको करेंगे माइनस करेंगे तो क्या होगा -21.8 B1, और यहाँ पे इसको 160 को माइनस करेंगे 131 से तो आएगा -15 B। तो ये आपका सब माइनस में से प्लस हो जाएगा अपने आप। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, याद रखिए ये काम का है ना, ठीक। 30 प्लस 21 B1 प्लस 15 B2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इन दोनों को सॉल्व करो। तो जस्ट हमने इसको राइट डाउन कर लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 है। अब 5 और 20 इसको इक्वल करना है, तो क्या करोगे आप 20/5 कर दो, आंसर आ गया 4, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। जब करो तो क्या होगा 30 का बन गया हमारा, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन, ये बन जाएगा 30 का 120 हो गया, फिर 5A इंटू 4 मतलब हो गया 20A, सॉरी 29 इंटू 4 हो गया 116, ये हो गया हमारा 80B। अब इन इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो, तो ये हो गया कट गया, ये हो गया -20, यहाँ पे हो गया -15 B1, यहाँ पे हो गया -10 B1, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 15 B1 प्लस 10 B2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5, याद रखिए। अब क्या होगा, नेक्स्ट केस में हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, ये 5 है, ये क्या है, ये 4 है और ये 5 है। तो इस केस में हमको या B1 को इक्वल करना पड़ेगा या B2 को इक्वल करना पड़ेगा, ताकि हम काट सकेंगे, तभी तो हमारा B1 निकलेगा ना। हमको पहले एक एक पॉइंट को निकालना है। हमको जो है इस जो मेन हमारा इक्वेशन था, उस इक्वेशन के लिए अपने को क्या था इक्वेशन, y इज इक्वल टू a प्लस B1 x1 प्लस B2 और x2। तो इसके लिए हमको पहले a1 B1 और B2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले केस में हम लोग जो हैं B1 या B2 निकालेंगे। तो इस केस में जो इजी पड़े, B1 पड़े तो B1 पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट में है इसलिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए 15 और 10 है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे किसमें 30 में। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा ये, और ये बन गया हमारा ये 30 इंटू 2 60, ये 43.6, ये हो गया 15 का हो गया 30। तो ये इस तरह से ये भी हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग जो भी है क्वेश्चन 6 और 7 मान लेते हैं, जो भी है, मत मानो तो भी दिक्कत नहीं है। अब इनको कर दो माइनस कर दो, तो ये हमारा कट जाएगा, बच गया कितना, ये 0 हो गया, ये हो गया -1.4 B1। तो B1 को हम लोग करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, B1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, B1 x1 जो वेरिएबल्स हैं उससे हमारा y अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसी इक्वेशन नंबर 5 से, जो हमारा इक्वेशन नंबर 5 था जो इजी है, पॉइंट में है, ये इजी होगा, तो आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। आप ये ले लो, ये ले लो, ये लो, जो लेना है आप ले सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो हम लोग ले लिए इक्वेशन नंबर 5 को, इस इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। तो 20
15b1 प्लस 15b2, है ना। अब यहाँ पे b1 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये b1 क्या हो गया, 0 हो जाएगा। 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 20b2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 20 इज इक्वल टू 10b2, जो क्या आएगा अंत में, ये आएगा b2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमको निकल गया b1 इज इक्वल 0 और b2 आ गया हमारा 2। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में a को। तो b1 0 हो गया, b2 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप, इसमें हमारा 29 इंटू 0 ये b1 हो गया और हमारा 20 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 5a प्लस 40, ये 0 हो गया, है ना। सॉल्व करेंगे, क्या होगा आपका हमारा 30 माइनस 40 माइनस 10 अपॉन 5, तो ये हो गया हमारा -2। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे इन वैल्यू को, तो y इज इक्वल टू -2 प्लस, अब b1 x1 तो 0 हो गया ना, ठीक है, x1 आपका b1 0 है, तो प्लस b2 x2, तो b2 क्या है +2, तो 2x2, या फिर y इज इक्वल टू 2x2 माइनस 2, ये हमारा अल्टीमेटली इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था, हमने पूछा था पहले में कि अगर चलिए x1 4 और x2 7, हमारा क्वेश्चन था, लास्ट में निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर x1 हमारा 4 है, मतलब वो क्या है, 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है घर में, और x2 7 है, 7 क्लास अटेंड कर रहा है, तो उसके मार्क्स कितने आएंगे, y कितना आएगा, तो y इज इक्वल टू 2x2 क्या है, x2 मतलब 7 माइनस 2 कर दो, तो ये कितना हो गया हमारा 14 माइनस 2, तो y की क्या होगा हमारा 12 मार्क्स आएगा, है ना। इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक इसी में से ले लेंगे डेटा को। मान लेते हैं हम लोग डेटा लेते हैं, सपोज 6 और 4 लेते हैं, है ना। x1 6 है और x2 4 है, तो अब यहाँ पे तो x2 ही है, x1 है नहीं, तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर हमारा डेटा क्या होगा, x1 6 और x2 4 है, तब क्या आएगा आंसर, देखिए y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 2, कितना हो गया 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आया क्या, y की वैल्यू आया ना, मतलब हमारा फॉर्मूला इक्वेशन सही है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रिग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, क्योंकि हम अगर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से वो लीनियर करता है ना, बट एक्चुअल डेटा क्या होता है, इस तरीके से होता है डेटा, ऐसा हो सकता है ना डेटा, कि आपको डेटा इस तरीके से हो, है ना, तो उसको लीनियर करता है, ठीक। तो आपका डेटा एग्जैक्ट में जब हम लोग रिग्रेशन करते हैं तो ये मान लेता है, ये डेटा जो है हमारा, ये क्या है हमारा, दिस इज द, मान लो y की वैल्यू है, तो ये y की एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो वैल्यू यहाँ पर जो रिग्रेशन किया हुआ है, आपके फॉर्मूला से हमने जो किया हुआ है, जो यहाँ पे पुट हो रहा है, वो क्या है हमारा, दिस इज द y कैलकुलेटेड। तो इन दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, कुछ ना कुछ डेविएशन हो सकता है, ठीक है। तो उसी डेविएशन को हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट in the comment section that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.